आज मैं आपको जिन व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ उन्हें गंज बासोदा का ग्रीन मैन कहा जाता है। उनका नाम है श्री रूपेश जी लाड। रूपेश जी लाड लगभग पिछले 25 वर्षों से प्रकृति और पर्यावरण के लिए कार्यरत हैं। सृष्टि सेवा समिति नाम की एक संस्था चलाते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक निजी विद्यालय का भी संचालन करते हैं एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों और एवं सामाजिक गतिविधियों में निरंतर अपना समय पर देते रहते हैं। तो आइए मिलते हैं रूपेश जी लाड से। तो सर, आज जिस विषय पर हम बात करने यहाँ बैठे हुए हैं ये सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सिर्फ ये छोटे शहर या बड़े शहर की बात नहीं है। आप दिल्ली जैसे शहरों में देखेंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो नंबर्स आते हैं, जो रेटिंग मिलती है, वो अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। छोटे शहरों में भी ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बाहर आज का तापमान लगभग 40 डिग्री है और गर्मी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होगा? ये पर्यावरण किस तरीके से अशुद्ध होता जा रहा है और इसमें किस किस फैक्टर को हम ले सकते हैं जो इसमें दोषी है? क्या इसमें आपके सुझाव हैं? देखिए, क्या है, जहाँ तक अपने तापक्रम बढ़ने की बात है तो ये तो बढ़ना ही है। विगत 10-12 वर्षों से, और 10-12 वर्षों के और 50 साल पहले जब अपन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे हम लोग 40 डिग्री हुआ, 43 डिग्री हुआ तो हम ये प्लान करते हैं कि एसी लगवाना है कम से कम कमरे में, जी, है ना। ये जितने भी उपकरण हैं जो हर घर में अब विलासिता की चीज़ नहीं रहे हैं, वो ज़रूरत बन गए हैं, सुविधा के रूप में हम उसको ले रहे हैं। तो ऐसे उपकरणों के अलावा हमने क्या किया है, हमारी जो जीवन शैली है, हमारी जो जीवन पद्धति है, उसमें भी भारी बदलाव आया 40-50 सालों में। हमारी सोचने की जो प्रवृत्ति है उसमें भी बदलाव आया। इन सब चीज़ों के कारण हमारा तापक्रम बढ़ रहा है। आज जैसे हम देखें कि आज से 40-50 साल पहले, 50-60 साल पहले कहीं पौधारोपण करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, पहले यानी ये नेचुरल नेचुरल होता था सब। और वो कैसे होता था, जैसे आपने कहा छोटे और बड़े कस्बे की बात करें, हम छोटे कस्बे बड़े कस्बों में बदल रहे हैं और जो कस्बे हैं वो नगर में और नगर महानगरों में बदल रहे हैं। तो जब नगरीकरण होता है तो उसकी अपनी एक व्यवस्था होती है। छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं, खेतों को ये करके कॉलोनी काट देते हैं, फिर चिपका के मकान बना दिए जाते हैं। आज से 40 साल पहले जब हम लोग मकान बनाते थे, खेत में भी बनाते थे, तो आगे पीछे गली छोड़ते थे, रोड होती थी, पीछे गली होती थी, चारों साइड से खोल के थोड़ा सा मकान, आपने पुराने मकानों को देखा होगा, तो वो बीच में एक आंगन छोड़ते थे स्क्वायर में। उस आंगन का मतलब ही ये होता था कि ऊर्जा जो है वायु की, उससे रोशनी प्रकाश आए, सूरज की रोशनी आए, हवा आए, ऑक्सीजन मिले। फिर उसमें हमारे पेड़ पौधे भी कुछ लगे होते थे, फूल के ही लगे हों, पीपल के लगे हों, आंवले के लगे हों, धार्मिक दृष्टि से कुछ पौधे लगे होते थे। बड़ी बड़ी जगह होती थी, वहाँ पर हम लोग रहते थे। ग्रामीण परिवेश में यह हाल था और फिर वो कल्चर थोड़ा सा चला भी। लेकिन जैसे ही हमारा शहरीकरण और नगरीकरण की ओर रुझान हुआ और गांव खाली हुए, और गांव खाली होने के बाद हम कस्बों की तरफ हमने दौड़ना शुरू किया, तो कस्बों को हमने महानगर से जो पैटर्न था वो अपना लिया। उसके कारण क्या हुआ कि जहाँ 20 बाय 40 का प्लाट होने लगा, 25 बाय 50 का प्लाट होने लगा, तो हमने 20 फीट 18 फीट की गली कर दी, 50 फीट का प्लाट कर दिया। तो वहाँ जो है इतनी जगह ही नहीं होती है कि हम पेड़ पौधे लगा दें। सही बात है। तो पौधों की एक तरफ पेड़ पौधों की और वृक्षों की संख्या कम हुई। वायुमंडल से ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता था पेड़ पौधों के द्वारा, वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हमने कम किया और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाया उपकरणों के द्वारा। गाड़ियाँ आज व्हीकल देख लीजिए आप, डीजल की है, पेट्रोल की है, और ईवी भी आ गई। ये भी कार्बन एमिशन, इनमें कुछ तो होगा ही, बैटरी से कुछ ना कुछ तो गैस निकलती है। अब हम यदि बहुत गहराई में जाकर बात करें तो आज हम यदि कोई एक रूमाल बदलते हैं, छोटा सा 1 बाई 1, 1.5 बाई 1.5 का रूमाल या कपड़ा लेते हैं, तो उसमें हमारे कितने संसाधन लगते हैं, पानी की मात्रा कितनी लगती है, ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगती है, मैन पावर कितना लगता है,
जब हम एक रुमाल खरीदने जाते हैं, 1 किलो टमाटर में हमारा कितना क्यूबिक पानी लगता है, तो इस पे विचार कौन करता है? कोई नहीं करता। हमको लगता है कि हमको 1 गिलास पानी, आज जैसे आपने बहुत अच्छा किया है कि पानी की जरूरत है तो पानी गिलास भरा हुआ है, जितना पीना उतना पी लीजिए। आज से पहले 10, 12, 15 साल पहले जो ट्रेंड था हमारे अपने घर परिवारों में, तो पानी हम ले जाते थे गिलास में भर के, यदि हम, फिर उसके बाद आया कि आधा गिलास ले जाने लगे। आज ये स्थिति है, हम लोग पूछते हैं, उसमें बुराई वाली बात नहीं है, कोई किसी को आपत्ति नहीं है, होना चाहिए कि आप पानी लेंगे तो हम जग भर के रख लेते हैं और गिलास खाली ले जाते हैं, लगेगा तो आप पी लेंगे और नहीं लगेगा तो जग हमारा बचा हुआ है, नहीं तो वो वेस्टेज हो जाता था, हम नाली में वॉश बेसिन में डाल देते थे। तो ये जो बात है ऊर्जा की और अपने नगर की, जो पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं हम, तापक्रम की जो बात कर रहे थे, तो तापक्रम बढ़ाने में ये सारी चीज़ें, उसमें जीवन पद्धति आ गई, जीवन शैली आ गई, सोच में अंतर आया है। तो पेड़ पौधों का जो मामला है, पेड़ पौधों की बात करें हम, तो पेड़ पौधे हम अपने नेचुरल लगते थे, लगाना नहीं पड़ते थे, पक्षी ही पौधारोपण करते थे, 90% पौधारोपण पक्षियों के द्वारा होता था, मतलब नेचर डेवलप करते थे वो। आज हम देखते हैं खेत खलिहान में हमने जो छोटे छोटे डबरा डबरी होते थे, छोटी छोटी जो नाले, नदियों में जो मिलते थे नाले, या खेत से निकल के दूसरे खेत में मिल जाते थे, ऐसे छोटे छोटे नाले जो है हमने समतल कर दिए हैं। हाँ, उसका कारण क्या है? खेत में जमीन बढ़ा दी। और जो हमारे खेत पे 2-5 पौधे होते थे, महुए के होते थे, पीपल के होते थे, पाकर के होते थे, छांव के लिए आम का होता था, आंवले का होता था, तो वो धार्मिक दृष्टि से भी, और एक हम लोग जाके वहां छाए में बैठते थे जी। खेत पे जाना है, बुजुर्ग बैठते हैं, पानी पीते हैं, रोटी पानी, वही भोजन पानी होता था। लेकिन आज वो एक पेड़ भी पेड़ नहीं है। 4 खेत, पहले एक दूसरा खेत नहीं दिखता। अब शायद किसान को ये लगता है कि जो छांव होती है पेड़ की, तो उस पेड़ की छांव के नीचे फसल ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है, तो इस चक्कर में पेड़ ही काट देता है। नहीं, इसका एक देखो क्या है, हमने एक पक्ष देखा, दूसरा पक्ष ये है पेड़ों का कि पेड़ आपके लिए जो उर्वरकता है, मिट्टी की उर्वरकता कैसे बढ़ती है? भाई पत्ते गिरते थे, पत्ते जब बरसात में, गर्मी में चूरा होकर वो अपने आप मसल जाते थे, और वो फिर धीरे धीरे मिट्टी में है ना, ये एक खाद का काम करते थे। अभी ये स्थिति है कि आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले हम खेतों में बिना जूते के नंगे पैर जाते थे, उसको चरण स्पर्श करके अंदर खेत में जाते, तो कोई भी खेत में जूते पहन के नहीं जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि उसका सम्मान करते थे हम, जमीन का, धरती माता। आज ये स्थिति कि आप बिना जूते के जा ही नहीं सकते, वो आपको मिट्टी गड़ती है, कंकरी लगती है, एड़ी में चुभन होगी उसमें। उसका कारण क्या है? यही कारण है कि जो बड़े बड़े पेड़ होते थे, जिनके पत्ते वहां पर जाकर अपनी जमीन की उर्वरकता को बढ़ाते थे जी, वो सब नष्ट हो रहे। अभी रिसेंट में एक मुद्दा चल रहा है कि आपने जो बात कही कि मिट्टी कड़क होती जा रही है, तो किसान पहले आग भी नहीं लगाता था नरवाई को। हालांकि पहले किसानी जो होती थी वो जमीन कम जमीन पे होती थी। अब प्रोडक्शन लेने की होड़ बढ़ चुकी है, नए सीड्स आ चुके हैं, विदेशी सीड्स हैं या जो डेवलप किए हुए सीड्स हैं, उनकी यील्ड बहुत अच्छी है, पर जो अवशेष बचते हैं तो अब उसमें आग लगा दी जाती है, तो ज़मीन सिल्ट बनती है, उससे कड़क हो जाती है, ईंट की तरह हो जाती है। तो वो भी एक इसका कह सकते हैं एक रिजल्ट ही है कि मिट्टी कड़क हो रही है। नरवाई जलाने से जमीन के अंदर मिट्टी में जो छोटे छोटे कीट होते हैं, जो दिखाई नहीं देते आंखों से, जैविक जो होती है, वो मर जाते हैं, और वो एक अपनी उर्वरक क्षमता बढ़ाते थे जमीन की। एक तो वो मर जाते हैं, वो हो जाती है। दूसरा क्या हो रहा है कि हमने क्या किया है कि जहाँ हमको इतनी गहराई में बीज डालना है, हम उसको इतना लेके गहराई कर देते हैं। वो तो अभी भी वही रहे, पर गहरा इतना कर रहे हैं। तो ऐसी खेती में, कोई भी खेती फसल में अपन उगाते हैं, तो वो वैज्ञानिक आधार पे और हमको सिस्टमेटिक यदि हम करते हैं, तो खेत आपको, आपकी जो उसकी प्रोडक्शन की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। और उसमें दूसरा क्या है, कुछ चीजें हमने पारंपरिक चीजों को छोड़ दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया, हम पूरा फर्टिलाइजर डालने लगे। अच्छा, पहले क्या होता था, 16 तरह के अनाज एक टाइम पे होते थे, हम बदल के क्रॉप करते थे ना। अभी क्या हो रहा है कि हम 1-2, 4 साल तक सोयाबीन है तो सोयाबीन ही बो रहे हैं, तो एक ही तरह की फसल लेने से भी जमीन की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। क्रॉप रोटेशन, तो वो एक बहुत जरूरी है। दूसरा, एक
जब बदल बदल के हम लोग एक ही टाइम पे यदि हम 10 तरह की खेती करते हैं, 10 तरह के बीज डालते हैं, तो वो ऑटोमेटिक नेचुरली जमीन को पकड़ के मतलब जो है उसकी जो क्षमता है वो बढ़ा के चलती है। जैसे आपने देखा होगा कि कई प्रकार के जीव मतलब बीज ऐसे होते हैं, एक बीज दूसरे बीज को डालने के साथ पैदा होता है। हाँ, ये उसकी अपनी प्रवृत्ति कह लो या उसका अपना नेचर है उसका। तो ये जो नेचर है, ऐसे ही उसका नेचर होता है कि जैसे आप 10 तरह का अनाज, जैसे अभी आज अपन मियावाकी का बहुत नाम चल रहा है। मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण, जंगल है ना, सघन वन लगाना। तो मियावाकी पद्धति क्या है? ये मियावाकी पद्धति का मतलब ये है कि एक वनस्पति दूसरी वनस्पति को देख के ग्रो करती है, उसको देख के आगे ऊपर बढ़ेगी। तो उसमें 10 तरह का वनस्पति प्रकार, टाइप ऑफ मतलब है ना जी। तो वो 10 तरह के जो आपके पेड़ पौधे लगाएंगे, जैसे फूलदार लगाएंगे, फलदार लगाएंगे, जंगली लगाएंगे, आपके पर्यावरण की दृष्टि से अच्छे अधिक ऑक्सीजन जनरेट करने वाले पौधे, तो ये सब लगाएंगे तो वो जंगल जल्दी लग जाएगा, सघन वन का रूप ले लेगा। तो ये सारी बातें हैं। सर अभी हम बात कर रहे थे कि मियावाकी जंगल की बात की हमने, या अन्य कई प्रकार और भी होते हैं ये सघन वन लगाने के। तो क्या किसान जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं, अगर लैंड होल्डिंग की बात की जाए तो किसानों के पास ही ज़मीनें हैं, वही अगर सबसे ज़्यादा प्रयास करें तो शायद कुछ हो सकता है। तो किसान का क्या रोल हो सकता है इसको आगे बढ़ाने में कि पर्यावरण हमारा बच सके? बिल्कुल सही बात है। किसानों की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास, क्योंकि उनके पास संसाधन है, जमीन है तो सब कुछ है। जमीन है तो पानी भी रहेगा उनके पास, एक तो ये है। दूसरा क्या है कि उनका प्रोफेशन ही वो है जी। पहले क्या होता था कि हर खेत में कुछ ना कुछ 2, 5, 10 पेड़ ऐसे लगे होते थे बड़े बड़े, और वो बड़े पेड़ क्या होता था अपना एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर लेते। अभी क्या हो गया है कि जब हमने देखा है कि अधिक बीजों को प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में कई चरनोई भूमि जैसे हम लोग तोड़ लेते हैं ज़मीन पे, यहाँ से वहाँ तक पूरा बीजारोपण कर देते हैं, अनाज की मात्रा खूब ले लेते हैं और ले भी रहे, कोई बुराई नहीं। लेकिन हमको ये समझना होगा, किसान भाइयों को ये समझना होगा कि हम अपनी खेतों की मेड़ पे सघन वन लगाएं। आप उसका जो आप वृक्ष लगा रहे हैं या पेड़ लगा रहे हैं, या जो वृक्षों का स्वरूप होने वाला है बड़ा होकर, जो प्लांट आप पौधे लगा रहे हैं, उसकी आपकी जो आर्च गोलाई है, उस गोलाई को कम गोलाई वाले पौधे लगाएं और उसको बड़ा करें, ताकि आपको यदि लगता है कि ये खेत में हमारी छाया करेगा तो जमीन की पैदावार कम होगी या किसी प्रकार का इस तरह का बातचीत दिमाग में, तो हम ऐसे पौधे लगा सकते हैं जो छाया को, आपको खेत को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, कम उसकी कैनोपी कम रहेगी। हाँ, कैनोपी कम रहेगी। तो उससे क्या होगा कि आपके खेत में भी वो नहीं रहेगा, और उसके जो आपके खेत उसके लाभ भी हैं। जैसे आप फलदार पौधे लगा सकते हैं, हाँ। कम हाइट के पौधे लगा सकते हैं, तो ऑक्सीजन तो जनरेट करेगा, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन तो मिलेगी। ऑक्सीजन मिलेगी तो ठंडक होगी, वायुमंडल में ठंडक होगी, आपके खेत में भी ठंडक होगी, नमी होगी, तो आपको पानी ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेड़ों का सीधा सीधा हम छाया से जोड़ देते हैं कि छाया से हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन जब एक कोई पेड़ होता है, आज हमारे मकान के आगे यदि कोई प्लाट है, उसके मकान के आगे या गली में कहीं कोई एक पेड़ होता है, तो उसका एक अपना जो क्षेत्रफल होता है, उतने क्षेत्रफल में ठंडक रहती है। आप मकान के आगे एक पेड़ लगाओगे और पेड़ आपका पूरा मकान छुपा हुआ है, तो उस पेड़ पे तो कम से कम छाया पूरे टाइम रहने वाली है, और उस मकान मैंने पेड़ की छाया से उस मकान में ठंडक होगी, अंदर ऊपर बाहर सब जगह, और ऑक्सीजन आपको शुद्ध वायु मिलने वाली है। तो किसानों की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बस हमको ये तय करना है, या इन किसान भाइयों को ये तय करना है, वो जागरूक रहें और वो इस तरह के पेड़ पौधे लगाएं ताकि उनके खेत भी बचे रहें। फलदार होगा तो वो नेचुरली वो खेती ले लेंगे, इधर फल का फायदा, उधर यदि थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है उनका, जमीन का कम प्रोडक्शन होता है तो फल से प्रोडक्शन इधर हो जाएगा। तो मल्टी क्रॉपिंग जो व्यवस्था है आजकल चल रही है, वो भी इस मल्टी क्रॉपिंग में ही आ जाएगा, कर सकते हैं। कहीं मेड़ है, कोई ढलान है, कोई ऊपर नीचे की जगह है, तो उस पर आप उस तरह के पेड़ पौधे कम हाइट के लगा लें, नीचे अपन चावल बो दें, तो इस तरह से लेयर्स में किसानी की जा सकती है।
साथ में हम ये देखते हैं कि किसानों की जब हम बात करते हैं तो किसान लोगों की ये समस्या रहती है कि उनका कहना भी रहता है कि गवर्नमेंट कई तरीके की स्कीम निकालती है कि वृक्षारोपण कीजिए, पर उनको जो पौधे जिस क्वालिटी के मिलना चाहिए उस क्वालिटी के पौधे उन्हें मिल नहीं पाते हैं, और वो अंत में ये होता है कि उसकी जगह जो है वो ब्लॉक हो जाती है और कई बार उनसे प्रोडक्शन ही नहीं आता है, तो उसका मन खट्टा हो जाता है। और उसका तो मन खट्टा होता ही है, चार जो अन्य किसान हैं उनके मन में भी एक ये भ्रम बन जाता है कि इससे प्रॉफिट नहीं होगा तो इसको ना किया जाए। हाँ, सही बात। तो ये भी एक इसमें समस्या जुड़ी हुई है। ये एक्चुअली क्या है कि योजना सरकार की सही होती है, लेकिन योजना अंतिम बिंदु तक पहुंचते पहुंचते वो अपने उद्देश्यों से भटक जाती है। आपने सरकार ने कोई योजना लागू की, कहीं एक किसानों का या कोई एक प्रोजेक्ट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और वो सफल रहा। उस कोई भी योजना आती है तो पहले उस पर अपन ये करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च में फिट हो गया, रिजल्ट अच्छे आए, फिर उसको देश में किसी एक एरिया में किसी एक जिले में लागू की जाती है। होता है ऐसा। तो वो योजना कहीं से गलत नहीं होती। होता क्या है कि कोई भी सरकारी योजना नीचे आते आते उतरते उतरते वो जो है अपनी दिशा बदल जाती है उसकी। और दूसरा ये जो तंत्र लगता है जो उस योजना को सरकार से आप तक पहुंचाने वाला है, उस तंत्र में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां होती हैं, खामियां होती हैं, व्यवहारिक कठिनाइयां होती हैं। और उस पूरी व्यवस्था में एक जन जागृति जागरूकता का अभाव देखा गया है और जानकारी का अभाव देखा गया है। आपने कहा भाई हमको आम की इस प्रजाति को लगाना है, आपने उसकी आम की प्रजाति को उठाया और किसानों को सीधा दे दिया। अब उसकी जमीन की जो मिट्टी की उसकी जांच नहीं हुई, वहाँ कितना पानी होता है, कहीं वो भराव तो नहीं है, भरेल में तो नहीं लगा रहा है, किसान कहाँ लगा रहा है, उसको पूरी जानकारी नहीं देते हैं। सही बात है। तो जब पूरी जानकारी होगी उस योजना के बारे में, उसके जो पेड़ पौधे वनस्पति अपन लगा रहे हैं उसके के रिएक्शन क्या है, वो कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कितना उसमें खाद की जरूरत है, कितने पानी की जरूरत है। आम में पानी की बहुत कम जरूरत होती है, यदि पानी वाली जगह पे लगा देंगे तो खड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, अंदर नमी रहती है तो खराब जड़ें हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और जिस तरह से हमारा शरीर इतनी नाड़ियों से बना हुआ है, ऐसे वनस्पतियों की लाखों प्रजातियां हैं, उसके अपने सबके कैरेक्टर हैं, उनके अपने सबके गुणधर्म हैं। तो बहुत विस्तृत विषय है, हम उसको सीधे सीधे बहुत हल्के में लेके उसको छोड़ देते हैं। इसलिए दिक्कत जाती है। कई बार ये देखा जाता है कि पेड़ लगाना यानी बड़ा जैसे एक डेयरी माना जाता है। मैं डेयरी व्यवसाय से जुड़ा हुआ रहा हूँ पहले भी, तो डेयरी में भी लोगों की गलतफहमी ये रहती है कि जानवर ला के बांधना है और उसके बाद सब काम आराम से हो जाएगा। और मुझे लगता है ये जब हम पेड़ों की बात करते हैं, वृक्षारोपण की बात करते हैं, तो वृक्षारोपण करना बड़ा सरल है, पर उस एक छोटे पौधे को वृक्ष बनाना, क्योंकि हमने अल्टीमेटली तो वृक्षारोपण किया, तो वृक्ष बन ही नहीं पाता है, उसके पहले ही वो मर जाता है पौधा। तो उसकी देखरेख करना बहुत ज़रूरी है। वो हो नहीं पाती है उतनी। वो नहीं होने का कारण वही है, जैसे आज 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 जो है हमारा पूरी पैटर्न बदल गया। हमारा पैटर्न इन द सेंस कि गांव खाली हो रहे हैं, किसान वहाँ रहना नहीं चाहता। जो उसकी देखरेख करने वाला है, जो उसकी जिम्मेदारी लेना वाला है, वो वहाँ रह नहीं रहा है। उसने पौधारोपण किया, एक आध महीने पानी दिया, आदमी के भरोसे हो गया, आदमी ने ध्यान दिया नहीं दिया, तो वो फिर देखरेख का अभाव जो है वो है। अब उस देखरेख में आपको उसमें मान लो टी गार्ड नहीं है तो आप कांटे की जरेटे लगा दें, देसी, पहले देसी एक जरेटा लगा देंगे तो वो 4 महीने बचा रहेगा। 4 महीने पानी ना दें, गर्मी में यदि पानी दे देंगे, 1 साल पानी दे देंगे तो वृक्ष धीरे धीरे बढ़ जाएगा, फिर अपने आप वो बढ़ता है। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं, हमारा अनुभव है कि 25 वर्षों में हमारा इतना अनुभव हो गया है कि कुछ प्रजातियां ऐसी हैं कि आपको केवल 1-2 महीने पानी देना है, उसके बाद देखना ही नहीं है, वो अपने आप बढ़े और पूरा सूखने के बाद भी हरा हो जाता है। तो ऐसी कई प्रजातियां हैं जंगली जिनको लगाएंगे आप और देखरेख की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी कुछ प्रजातियों को चिन्हित करके हम यदि लगाते हैं तो हो जाता है। लेकिन फिर उतना ये होना चाहिए, अपना डिवोशन होना चाहिए, उतना ये करना पड़ता है, लेकिन उतना नहीं, इंटरेस्ट नहीं है लोगों का। यानी कैसा लोग ये चाहते हैं कि हम सब कुछ करा मिले, फेसबुक ट्विटर पे ही पेड़ पौधे डाल देंगे बस, तो पर्यावरण सुधर जाएगा। क्योंकि मैंने यही देखा है कि अधिकतर लोग वृक्षारोपण करने का फोटो डालते हैं
और उसके बाद उनसे कभी पूछो कि भाई वो पेड़ कहाँ लगाया था, वो नहीं है। तो उनको कई बार तो यही नहीं पता होता कि वो जिंदा भी है कि मर चुका है। सही बात। तो इंटरेस्ट का एक बड़ा गंभीरता से नहीं करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे किसानों का, किस तरीके से किसानों को क्या करना चाहिए। अब इसके साथ ही देखते हैं कि लोकल प्रशासन का, और कहना चाहिए वो कुछ ऐसे लोग जो राजनीतिक पदों पर बैठे हुए हैं, जो इन सब कामों को बहुत अच्छे तरीके से करवा सकते हैं, उनकी इच्छा शक्ति बहुत कम है। अगर उनकी इच्छा शक्ति हो तो छोटे शहरों में अच्छा वृक्षारोपण करना बड़ी बात नहीं है। तो क्यों है ऐसा, क्या कमी है इस चीज़ में, ऐसी क्यों कमी रह जाती है? एक तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, राजनीतिक हों या जो भी अपने जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, इच्छा शक्ति के साथ क्या है कि उनकी अपनी रुचि नहीं है, उनकी रुचि का विषय ही नहीं है, उनके क्षेत्र नहीं है, प्राथमिकता में नहीं है पर्यावरण। जी। क्यों नहीं है? क्योंकि सीधे सीधे पर्यावरण से लाभ और हानि नहीं हो रहा ना। ये आज हम देखते हैं कि जो काम, जैसे आपने योजनाओं की बात की, तो एक योजना आती है कोई निर्माण की, उस निर्माण में क्यों इंटरेस्ट लेता है कोई व्यक्ति? तो उससे कुछ मिलेगा, मिल रहा है उससे कुछ। ठेकेदारों को ठेके मिलेंगे, पैसे कमाएंगे, अधिकारी का भी इंटरेस्ट होता है, प्रशासनिक अधिकारी है, इंजीनियर है, तो बहुत यहाँ से वहां तक। और राजनीतिक व्यक्ति ये सोचते हैं कि 10 लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका एक अप्रत्यक्ष रूप से सोच ये रहता है, परोक्ष सोच। पौधारोपण में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना है। अच्छा, जो मिलना है वो दिखाई नहीं देता। आज हम एक पेड़ की बात करें तो अभी आपने कोरोना का वो देखा, भयावह दृश्य। तो कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी हुई जी। लोग यहाँ से वहाँ पूरे हिल गए, उन्होंने कहा साहब ये करना है वो करना, तमाम फैक्ट्रियों में उन्होंने कंसंट्रेटर क्या होता है वो बनाना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। उस समय हमको पेड़ की एक कीमत ध्यान में आई कि एक 800 रुपये का सिलेंडर 12 घंटे चलता था, ऐसा बताते थे। तो 800 रुपये 12 घंटे या 24 घंटे में 800 रुपये हमने खर्च किए। तो आप एक कैलकुलेट करें कि आपकी उम्र क्या है और आपने कितनी उम्र में इतनी ऑक्सीजन, तो कितने लाख की ऑक्सीजन आप ले चुके हैं। वो कहाँ से लिए? वायुमंडल से, पेड़ से ली ना, आपके आसपास जो पेड़ लगे हैं। तो हमने कभी उसको, पेड़ को जाकर थैंक यू बोला क्या? धन्यवाद ज्ञापित नहीं किया? उसका कहीं कोई ऋण मान रहे हैं क्या? नहीं मान रहे। प्रकृति का कोई ऋण ही नहीं मान रहे ना हम। तो ये जो ऋण हमारे ऊपर है, उस ऋण को उतारने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो लोग हैं उनके ऊपर है। तो ऐसी योजनाएं आप बिल्कुल बना सकते हैं जो आपकी नगरीय स्तर की हो सकती हैं, ग्राम स्तर की हो सकती हैं। अब हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ना तो पंच है, ना ग्राम है, ना ग्राम पंचायत है, क्योंकि वहां निर्णय सामूहिक हो ही नहीं रहे। ऊपर से एक सरकार ने कोई आदेश दिया, वो नीचे थोप दिया। अब वहां पेड़ पौधे लगाने के लिए मिट्टी है, पानी है, नहीं है। पंचायत में पौधे आए, सूख जाते हैं, सरपंच के घर पे ही सूख जाते हैं, वो बांट ही नहीं पाता। कई जगह हमारा अनुभव हुआ है। तो ये सारी बातें जो हैं, इनमें सब में हमारी रुचि, इच्छा शक्ति और फिर योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए संसाधन, भाई कहाँ पे लगाना, कैसे लगाना, ये सब अपने लोकल स्तर पे होना चाहिए। जैसे एक गांव की योजना गांव में बने कि इतने पौधे यहाँ, क्योंकि ये देशज पौधे की बात करते हैं, वनस्पति की जब बात करते हैं तो आज विदिशा जिले में 350 प्रजातियाँ अपनी विलुप्त होने के कगार पे हैं, विलुप्ति के कगार पे है, नष्ट होने के कगार पे है। इमली जो हमारे विदिशा जिले में सबसे अधिक प्रचुरता में मात्रा में पाई जाती थी, अभी 2 साल पहले हम एक ट्रेन में बैठे तो वहाँ जो व्यापारी आया उसका एक ट्रक नहीं भरा है, क्योंकि जो पुराने पेड़ थे इमली कट गए। नहीं तो आप इसको गंज बासुदा की परिप्रेक्ष्य में ही देख लीजिए। हमारे शहर में इमली चौराहा नाम की जगह है, कट रहा। आप उसी रास्ते से आप अपने विद्यालय आप जाते ही हैं। कल ही सोच रहा था मैं ये अब, और वो पेड़ मैं अपने बचपन मेरा इमली चौराहे पे ही घर है, तो वो बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था। आज उसको काट दिया, ठूठ बना के रख दिया, और कोई उस पे एक आध रात में वो चला जाएगा, क्योंकि मैंने अभी कल ही देखा उसको, और कट गया है वो जी। तो असल में यही हो रहा है ना। इंदौर में 9 लाख क्या है, 9 लाख पेड़ थे, इसलिए 9 लाख है। अब 9 लाख के बारे में किसी को पता नहीं है। अब कुछ पुराने जो लोग रहते हैं, और 9 लाख नाम क्यों पड़ा? 9 लाख इसलिए पड़ा, 9 लाख पेड़ थे। 9 लाख पेड़ थे। आज 9 लाख में पेड़ ढूंढ, मैं इंदौर रहा हूं पर मुझे किसी ने नहीं बताया कि वहां 9 लाख पेड़ थे इसलिए उसका नाम 9 लाख है, इसीलिए 9 लाख है। तो ऐसे कई एरिया हैं, ऐसे कई क्षेत्र हैं
जिनका नामकरण नहीं पेड़ पौधे से, कई गांव इमलिया बोलते हैं ना, इमली है, देखो इमलिया है, तो इमलिया कितनी इमलिया है, सही बात है, पता ही नहीं, अपने क्षेत्र में ही 10-20 इमलिया है। तो ये इमलिया है या आंवली घाट है, आंवले के पेड़ होते थे, वहां घाट बन गया, तो आंवले के पेड़ के कारण आंवली घाट हो गया। अब वहाँ आंवले ही नहीं गए होंगे। नर्मदा किनारे आंवली घाट पे अपन स्नान करते हैं जी, सलकनपुर के सामने 8 किलोमीटर दूर। तो ये जो, अच्छा, इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हाँ, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो देश है, आध्यात्मिक देश है, हमारे रीति रिवाज और धार्मिक क्रियाएं जो भी हैं, जिनको हम मानते हैं, हमारी जो मान्यता है, हम हर दूसरे दिन तीसरे दिन प्रकृति की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, बट वृक्ष की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं। कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जो जिसको हम पूजा ना करते हो। तो पूजने का मतलब क्या है? पूजने का मतलब ये इनको बचा के रखना, सम्मान करना। जैसे बुजुर्गों की पूजा करते हैं, उनको संभाल के रखते हैं, उनसे हमको पारंपरिक ज्ञान मिलता है, आशीर्वाद, ऐसे ही वनस्पति, पेड़ पौधे, प्रकृति। इसमें एक बात और भी है, आपने देखा होगा गाँव में या छोटे शहरों में अधिकतर ये रहता है, गाँव के समीप पे कोई बड़ा पेड़ है तो उसके नीचे जो है एक देव स्थान रहता है। तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि उस पेड़ को बचाया जा सके, तो इस बहाने से वो देवता रहेंगे तो लोग उस पेड़ को तो नहीं काटेंगे। तो गांव में इस तरीके की पहल बहुत पहले से सोच थी लोगों की इस चीज़ की पेड़ कैसे बचेंगे। बिल्कुल सही बात है, पेड़ बचाने के लिए ही तो ये सब परंपराएं जीवित थी और उसको धर्म से जोड़ा गया। तो हमको जो है हर व्यक्ति को अपनी भूमिका तय करना होगी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई समाज का व्यक्ति हो, कोई भी व्यापारी हो। तो हम पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं, वृक्षारोपण के लिए क्या कर सकते हैं, पौधारोपण, पौधे लगाकर बड़े करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी भूमिका तय करें, तभी हमारा पर्यावरण बचा सकते हैं। पशु पक्षियों के लिए क्या कर सकते हैं, पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां हमारी विलुप्त हो रही हैं। कोई भी ऐसी, हम गधों की बात कर रहे हैं तो गधे कम हो रहे हैं, अब हंसी आने वाली बात है ना, लेकिन उसका कहीं ना कहीं तो किसी चीज का, यदि मान लो कोई वनस्पति है या कोई जीव जंतु यदि पृथ्वी पर है तो उसकी कहीं अपनी भूमिका है, रोल है, उसका एक अपना काम है। तो ये सब बातें हमको विचारनी है, और जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे, जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी भूमिका तय नहीं करेंगे, तब तक हम पर्यावरण को नहीं, केवल फेसबुक पे फोटो डालने से या हमको फोटो खिंचवा के डालने से पर्यावरण नहीं बचेगा। आप पौधा लगाइए, बड़ा करिए, बड़ा करने के बाद वृक्ष जब बन जाए तब दोनों फोटो डालिए, एक लगाते टाइम का और एक बड़ा करने के वाला, कि हमने ये पौधा बड़ा किया है। लगाना सरल है जैसा आपने बताया, तो बड़ा करना एक कठिन, एक बड़ा काम है। और यदि आप चर्चा भी करते हैं पर्यावरण पे तो एक वो भी बड़ा काम है, बड़ी बात है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चिंतित तो हैं, आप चिंतित हैं, आपके दिमाग में है कि हमको पर्यावरण सुधारना, आज नहीं कल आप अपनी भूमिका तय करेंगे। तो आप, जैसे हम बोलते हैं कि हम सुधरेंगे तो कल युग सुधरेगा, है ना, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हमारी जीवन पद्धति, जीवन शैली नहीं बदलेंगे, तब तक आप पर्यावरण नहीं सुधार सकते। ये बात तो सही है। तो भाई साहब, जन सामान्य की क्या भूमिका रहनी चाहिए, क्योंकि अंत में जितनी भी पर्यावरण की हम बातें कर रहे हैं वो सारी बातें तो जन सामान्य के लिए ही हो रही हैं, क्योंकि जन सामान्य ने, चाहे हम हो चाहे आप हो, हर व्यक्ति आता है उसमें। हम अपनी क्षमता के अनुसार क्या कर सकते हैं, हमारी क्षमताएं क्या है, हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना है। हमारी क्षमता ये है, हम एक पौधा लगा के बड़ा कर सकते हो तो एक पौधा लगाएं। हमारी क्षमता, हमारे पास 10 बीघा जमीन है तो हम 1 बीघा में नहीं तो कम से कम एक आधे बीघा में एक मेड़ पे पौधा रोपण करें, तो उससे आपके जो वायुमंडल का तापक्रम है या पूरा पर्यावरण है, इकोसिस्टम है, आप एक पेड़ नहीं लगाते, एक इकोसिस्टम अपने खेत पे डेवलप करते हैं, वो आपके गांव के लिए भी काम आएगा, वो पशु पक्षियों के लिए भी काम आएगा। तो हमारी क्षमता के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, ये हमको तय करना रहेगा। ये सबकी अपनी सामूहिक भूमिका होना चाहिए। सही बात है। जैसे समाज की पूरी भूमिका, तो उसमें समाज में सभी वर्ग आ जाते हैं, उसमें किसान भी आएगा, व्यापारी भी आएगा, सामाजिक कार्यकर्ता भी आएगा, और छोटा बड़ा व्यक्ति भी आएगा जो अपनी नौकरी कर रहा है, कहीं कोई सर्विस कर रहा है, कर्मचारी है, नेता है, अभिनेता है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। तो अपनी भूमिका तय कर अपने क्षमता के अनुसार हम काम करें तो पर्यावरण की फिर चिंता की बात ही नहीं है। फिर यदि सब अपने अपने उसमें आ जाएं और ये दृढ़ निश्चय कर लें, जैसे आज हमने डिस्पोजल छोड़ दिया, तो आप क्या छोड़ने वाले हैं या आप क्या कम करने वाले हैं, तो ये अपनी भूमिका तय कर लें। हमारी क्षमता, हमारी कैपेसिटी है, हमारी सोच है, आप अपनी सोच को बदलना होगा, आपके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। जी,
ये पर्यावरण का, वो बहुत कठिन नहीं है पर्यावरण का काम। कोई करे तो किया जा सकता बिल्कुल है, किया ऐसा जा नहीं है सकता है, आपके दायरे में है, दायरे में काम, बिल्कुल आपके दायरे में है। रोज अगर आधा घंटा 1 घंटा भी निकाल ले व्यक्ति, आधा घंटा यदि आप श्रम करते हैं तो बिना पैसे का आप पर्यावरण बचा सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको आधा घंटा समय देना है, और समय देना है मतलब ये ऐसा काम जो आप कर सकते हैं वो काम करना है। गड्ढा नहीं खोदना है, आप कटिंग कर लें बरसात में तो कलम लगा सकते हैं, कहीं नहीं जाना, एक पेड़ के नीचे। मेरा अगला प्रश्न इसी चीज़ को लेके था कि कई वर्षों से आप पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगभग 25 वर्ष आपको हो गए, क्योंकि बहुत पहले से मैं 2001 से। जी। तो पहले आप एक NGO था आपका, पहले वो NGO ठीक है, उसकी बात ना की जाए, नहीं कर सकते। उसके बाद आपने एक नया NGO खड़ा किया, सृष्टि सेवा समिति। तो अभी वो आपका बहुत अच्छा काम चल रहा है उसका, आप कई जगह पौधारोपण आपने की, और वो पौधे वृक्ष भी बने हुए हैं। क्योंकि मैं कई सरकारी स्कूलों में भी गया हूँ, तो मुझे वहाँ बताया गया है कि आपके द्वारा लगाए हुए ही वो पौधे हैं जो अब वो इतने बड़े वृक्ष का रूप ले चुके हैं। तो आगामी आपके क्या प्लान्स हैं कि आप किस तरीके से समिति के माध्यम से क्या करना चाह रहे हैं? सृष्टि सेवा समिति हो या पंचतत्व के जिसके हम संस्थापक भी रहे, तो ऐसी अन्य कई संस्थाएं। संस्था एक असल में संस्था क्या है, एक माध्यम होती है काम करने के लिए, 4 लोगों को जोड़ने के लिए एक संस्था होती है कि उस संस्था के नाम से लोग जुड़ जाते हैं। व्यक्तिगत काम कितना आदमी करेगा, इसलिए संस्था बना के काम करता है। 10 लोग मिलकर काम करेंगे तो काम ज़्यादा बड़े रूप में होगा, उसके परिणाम ज़्यादा वृहद होंगे। इसलिए संस्था के माध्यम से अपन काम करते हैं, और संस्था के माध्यम से कहीं जाते हैं तो लोग सुनते हैं आपकी बात। सही बात। व्यक्तिगत आप जाएंगे तो जन जागरूकता अभियान आप चला रहे हैं तो नुक्कड़ सभा कर सकते हैं, चौपाल कर सकते हैं, ग्राम चौपाल। हम लोग जाते हैं गाँव पौधा लेके, हमारी जो सृष्टि सेवा समिति है उसके सदस्य हैं सक्रिय, जो पर्यावरण के लिए तत्पर रहते हैं या लगे रहते हैं। तो सृष्टि सेवा समिति के आगामी कार्यक्रम की यदि हम बात करें तो हम लोगों के कुछ निश्चित कार्यक्रम हैं। जैसे हम नियमित पौधारोपण करते हैं, निःशुल्क पौध वितरण वर्ष भर करते हैं, जलपात्र चिड़ियों के लिए लगाते हैं, दाना पानी की व्यवस्था करते हैं, गऊ के लिए हम टंकियाँ रखवाते हैं। ये सब जन सहयोग से करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार ये सब करते हैं। बीजों का एकत्रीकरण करते हैं, बीजों से पौधारोपण करते हैं, पौधे एकत्रीकरण भी करते हैं। अच्छा। जैसे आपके यहाँ मान लो पौधे लगे हैं अशोक के, तो हम 100 पौधे, आप फ़ोन करिए, हम आ जाएंगे किसी दिन बरसात के दिन, 100 पौधे उनको शिफ्ट करेंगे और फिर हम वो निःशुल्क वितरण करेंगे। ऐसे कई तरह के कार्यक्रम नियमित हैं जो रेगुलर हैं, और कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो समसामयिक होते हैं। उन कार्यक्रमों में भी हम, कोई कथा वाचक हैं तो उनको हम एक पौधे भेंट करके उनसे निवेदन करते हैं कि आप पर्यावरण पर 2 शब्द कहिए, ताकि लोगों को जागरूकता हो, लोग जागृत रहें, लोग अपने आसपास का पर्यावरण बचा सकें। क्योंकि जब कोई कथावाचक या कोई ऐसा जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं तो उनको जब कोई बात कहते हैं मंच से और पब्लिक में, तो उसकी अपील काम करती है, वो लोग उनकी बात, फॉलोअर्स होते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो ऐसे कई कार्यक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम अपने जो भी क्षमता में है हमारे आसपास का पर्यावरण बचाएं, हम अपने आसपास के पर्यावरण की चिंता करें जी, तो पर्यावरण में काफ़ी सुधार दिखने लगेगा। हम अपने घर से शुरुआत करें, कोई भी शुरुआत हम अपने घर से करना होगा। सही बात है। आप अपने घर से सुधार करिए, विचार करिए और उसमें लग जाइए, तो आपको परिणाम मिलने लगेंगे। ये सबसे बड़ी अपील है या आग्रह है या निवेदन है कि आप आज क्या तय कर रहे हैं, आप तय कर लीजिए। आप ही से कह रहा हूँ कि आप तय करिए जी, तो पर्यावरण सुधार के लिए आप भी सहभागी हो जाएंगे। हमसे लोग कहते हैं हमको कैसे जुड़ना है, तो हम उनसे यही कहते हैं कि आपको जुड़ने की जरूरत नहीं है, आप तो अभी तय करें, आप तय कर लीजिए, आप अपने घर पे ही जुड़ जाइए, घर से ही शुरुआत करिए। तो सबसे पहले आपके घर का जो विरोध है वो उसका सामना करिए आप, कि लोग आपके घर में तैयार हैं कि नहीं, परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। आपको परिवार सपोर्ट करेगा तो परिवार आपके साथ रहेगा, परिवार के साथ पूरा मोहल्ला आपके साथ हो जाएगा। सही बात। तो आपकी बात जो है सुनी भी जाएगी और परखी भी जाएगी। ये सारी बातें आपको वैसे भी मालूम है, मैं समय समय पे मैं भी पौधारोपण अपने यहाँ करता रहता हूँ। अपने खेत पे कुछ पौधे मैंने भी लगा रखे हैं, और छोटे छोटे पौधे मैं भी लोगों को वितरित करता हूँ समय समय पे, अगर किसी को चाहिए हो। बहुत बढ़िया बात। तो मैं प्लास्टिक बैग्स में उनको लगा के रखता हूँ, और किसी को चाहिए होते हैं तो मैं दे देता हूँ। बिल्कुल सही बात। पिछली बार मैंने
फूलों के पौधे बांटे थे, कुछ पौधे मैंने गेंदे के कुछ बीज एकत्रित कर लिए थे, तो उनको मैंने बांटा था। हालांकि बड़े पौधे तो मैंने नहीं बांट पाया मैं, पर छोटे पौधों पे मैंने काम किया। अब अभी क्या है कि जैसे अपन बात करते हैं कि छोटा प्लाट, जगह नहीं है, एक बहुत आम समस्या बताते हैं लोग, अरे हमारे पास जगह नहीं, हम कहाँ लगाएंगे पौधे। तो भाई गमले में लगाओ ना, आप गमले में लगाइए। आप पीपल भी लगा सकते हैं, बड़ भी लगा सकते हैं गमले में, आप कटिंग करते जाइए, बडिंग करते जाइए। मेरे पास घर में पीपल लगा हुआ है, हाँ, वट लगा हुआ है, औदुंबर लगा हुआ है, नीम मेरे यहाँ काफ़ी लगे हुए हैं। अभी कुछ आम मैं कुछ आम लेके आया था दमोह नर्सरी से। अच्छा ना, अच्छा एक वो है, कुछ नाम है उसका, है गवर्नमेंट का ही है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैं लेके आया था। उन आमों में आम भी लगने लगे। अच्छा, तो ग्राफ्टिंग की हुई थी। ग्राफ्टिंग। अब देखते हैं इस बार कैसे फल निकलते हैं उसके। फलदार पौधे लगें, औषधि पौधे लगें, और अपनी जलवायु जो देशज पौधे लगें, अपने यहाँ जो होने वाले पौधे लगें, देशी जी वनस्पति। तो उससे पर्यावरण को, जैसे अधिकतम ऑक्सीजन जनरेटेड पौधे लगना चाहिए। नीम है, पीपल है, आंवला है, 75% ऑक्सीजन है ना उत्पादक पौधे हैं, वृक्ष है। तो इन सब बातों के बारे में जब चर्चा होगी, गोष्ठी होगी, चिंतन होगा, मनन होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ निकल के आता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा से भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा। जब हमको समझ, अरे यार देखो आज अपन बैठे, चर्चा हुई, तो ये एक परिणाम मिला। वो छोटा परिणाम है, छोटे छोटे परिणाम से ही बड़ा परिणाम निकल के आता है। कोई भी शुरुआत छोटे से शुरुआत होती है, फिर वो बड़ा रूप लेती है। सर, मैं त्रिवेणी लगाने के मेरा विचार है कि मैं अपने खेत पे, जो मेरा गौशाला मैंने बना रखी है, उस जगह में त्रिवेणी लगाऊं। तो आप थोड़ा त्रिवेणी के बारे में मुझे जानकारी दे सकते हैं? जी बिल्कुल। त्रिवेणी 3 पौधों को एक साथ लगाने की बात है, उसको त्रिवेणी कहते हैं। वो त्रिवेणी का मतलब ये है कि एक हमारे भारतीय संस्कृति में, या जो भी अपन धार्मिक दृष्टि से, ये पौधे 3 उसका महत्व माना गया है। जैसे विष्णु का वास होता है, तो पीपल में विष्णु का वास माना गया है, माँ दुर्गा का नीम में माना गया है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक होता है। तीसरा एक बरगद का है। तो इन तीनों पौधों को जब एक साथ लगाते हैं, तो उसका वैज्ञानिक पक्ष ये है कि हम ये तीनों एक साथ लगाने से अधिकतम ऑक्सीजन जनरेटेड पौधे हैं, ये अधिकतम ऑक्सीजन पैदा करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। इसलिए ये धार्मिक पक्ष इसका बताते हुए वैज्ञानिक पक्ष इसका ये है, तो उसका अपना एक महत्व है कि अधिकतम ऑक्सीजन रहेगी, और वो जहाँ भी लगेगा वो स्वास्थ्य की दृष्टि से वो ऑक्सीजन, आसपास वायुमंडल में ऑक्सीजन अधिकतम रहेगी। तो ये त्रिवेणी पौधा लगाना ही चाहिए। और आपने देखा होगा कई मंदिरों में या कोई ऐसी सार्वजनिक जगहों पर ये तीनों पौधे लगाए जाते हैं। पहले गाँव के बाहर लगाने का जो चलन वट वृक्ष लगाने का था, तो उसका मेन कारण ये था कि बाहर गांव के आसपास बाहर ये पौधे लगे होते थे, तो पूरा गांव जो है सुरक्षित होता था, ऑक्सीजन अधिकतम होती थी। क्योंकि इनकी शाखाएं और उनका जो क्षेत्रफल बढ़ता है, तो वो गांव में या घरों में नहीं लगा सकते थे, इसलिए घर में नहीं लगाते थे। उसको एक भ्रम कि घर में लगाने से कुछ नहीं होता। घर में पहले मिट्टी के और पत्थर के मकान होते थे, लकड़ी के मकान होते थे, तो उनकी शाखाएं, जड़ें मकान के अंदर तक चली जाती थी, वो दीवारों को फाड़ देती थी। इसलिए जो है आजकल तो छत बगिया लग रही, छतों पे मकान पे बगीचे लग रहे हैं, जो अपन देख रहे हैं, कंक्रीट की छतें हैं और बगीचे में सब्जी उगाई जा रही है, बड़े बड़े पौधे लगा, स्विमिंग पूल है, छत पे क्या नहीं हो रहा, सब हो रहा है। तो ये त्रिवेणी आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लगाइए बिल्कुल जी, और उनको बड़ा करिए। तो आज का विषय हम यहीं रोक रहे हैं, पर सर से आगे भी मुलाकात होगी और किसी एक विषय को लेके हम विस्तृत इस पर चर्चा करेंगे कि पर्यावरण संबंधित जो भी विषय उस समय रहेगा। और इसी के साथ विदा लेते हैं आज। बिल्कुल, धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत। आपने पर्यावरण जैसे विषय पर बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।